Hello everybody. Now we are about to start the chapter number 5, that is laws of motion. First of all, in introduction, you have the few things from previous chapter, that as we all know that the uniform velocity, uniform motion need the concept of motion only, whereas if the particle is moving with non-uniform motion, it requires the concept of acceleration also in addition with the velocity. But we doesn't have the enough knowledge from where the motion creates, यानी कोई भी बॉडीज हैं वो मोशन क्रिएट क्यों करती हैं उसका रीज़न अपने को नहीं पता है. नाउ थिंक, अगर आप सोचिए कि इफ़ यू किक अ बॉल, अगर आप एक बॉल को किक लगाते हैं, किक इज़ मस्ट टू मूव द बॉल, बॉल को मूव करने के लिए किक मस्ट है. अब नाउ व्हाट विच टाइप ऑफ रोल इज द किक इज़ प्लेइंग? इट मीन्स यू सप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स विद द बॉल इन द रेस्ट, यानी बॉल जो रेस्ट में पड़ी थी उसको आपने कॉन्टैक्ट किया, आपने किक के थ्रू टच किया और एक फोर्स अप्लाई किया, तब वो मोशन में आ गई. इट मीन्स सम एक्सटर्नल फोर्स, सम एक्सटर्नल सोर्स इज नीडेड टू प्रोवाइड अ फोर्स टू एक्सेलरेट और रिटार्ड द मोशन. यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप किसी बॉडी को एक्सेलरेट करो, आप उसको रिटार्ड भी कर सकते हो. मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर कोई बॉल रोल करती हुई नीचे आ रही है, आप बीच में अपना हाथ लगा के बैरियर बना के उसको रिटार्ड भी कर सकते हैं, यानी उसकी जो स्पीड है उसको कम भी कर सकते हैं. Now it is not always necessary for external source to be in contact with the object to be moved. यानी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया, जिस वजह से किया, जिस सोर्स की वजह से किया है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को टच करें, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. कुछ एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देखते भी हैं जिसमें आपको लगेगा कि जो सोर्स हैं वो बॉडी को टच नहीं भी करता है, फिर भी वो बॉडी मूव हो जाती हैं. और उसके दो बेस्ट एग्जांपल्स आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में हो, एक हाइट से आप बॉल को फेंके नहीं, आप तो बस छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक ही नीचे चली जाएगी क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ का. और एक किसी भी मैग्नेट के पास आप आयरन नेल्स को ले जाइए और आप आयरन नेल ले जाएंगे तो डिस्टेंस होगी, उससे पहले वो आयरन नेल स्पीड से फट उस मैग्नेट से चिपक जाएगी. इट मीन्स वो फोर्स बिना टच किए ही अप्लाई हो गया. इन दोनों केसेस से आपके एक बात समझ में आ रही है कि जब वो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो या तो बॉडी के कांटेक्ट में होगा या नहीं होगा. दोनों ही केसेस में ये ऑब्जेक्ट को मूव कराने में पॉसिबल है. Now a question arises that an external force required to keep a body in uniform motion, यानी अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या उसको एक्सटर्नल फोर्स की नीड रहेगी? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. अब उस क्वेश्चन का जवाब इनिशियली बहुत पहले एंड ग्रीक जो थिंकर था बहुत ही बड़ा, दैट इज़ एरिस्टोटल, वाज द फर्स्ट टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन, बट हिज आइडियाज़ आर नो मोर वैल्यूएबल. उन्होंने एक आइडिया दिया था, बहुत अच्छा था उनके टाइम के हिसाब से, बट मॉडर्न फिजिक्स में वो अप्लाइड नहीं है. तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्या आइडिया था. तो नेक्स्ट टॉपिक अपन यही लेते हैं, एरिस्टोटल्स फैलेसी. फैलेसी मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो कि इग्नोर्ड हो सकता, जो कि फॉल्स है. अब उनने ये बोला था कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इट नीड एन एक्सटर्नल सोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग. यानी कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो आपको कंटिन्यूसली वहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स देना ही पड़ेगा, तभी वो मूव होती रहेंगी. अब ये बात समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई एरो है, एरो इज शॉट फ्रॉम बो, किसी भी कमान से आपने तीर छोड़ा, कीप्स फ्लाइंग सिंस इन द एयर, बिहाइंड द एरो कीप पुशिंग एयर कीप्स पुशिंग इट. इसका मीनिंग हुआ कि मान लो आपने एक बो यानी एक तीर कमान में से आपने तीर छोड़ा, तो तीर जैसे जैसे आगे जाएगा तो पीछे की जो हवा है वो उसको पुश करती रहेगी, वो हवा एक फोर्स अप्लाई करती रहेगी. तो अपने को लग भी रहा है कि ये आइडिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि तीर आगे जा रहा है और पीछे की हवा उसको सप्लाई करे एक फोर्स, जिसकी वजह से वो और आगे जाता जाएगा. तो ये आइडिया जो है ये फॉल्स था एंड ये हमारे कंसर्न में नहीं है. अब इसको अपन नो मोर यानी अपन अप्लाई नहीं करते हैं. तो अब ब्रीफ में ये एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट है उसको अपन कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ मोशन. यानी हमेशा किसी भी बॉडी को अगर आपको मोशन में रखना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा. ये ऐसा एरिस्टोटल ने बोला था. बट अब अपन बात करें कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जहाँ पर एरिस्टोटल जो है वो फ्लॉप हो जाता है. अब हम बात करें कि एनी बॉडी इन यूनिवर्सल फील्ड हैज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स टू फील. यानी कोई भी बॉडी अगर यूनिवर्स में मूव होती है तो उसको एक फ्रिक्शनल फोर्स तो फील करना ही पड़ेगा और वो उसकी मोशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट होगा. और एक एक्सटर्नल फोर्स आपको वहाँ अप्लाई करना ही पड़ेगा जो कि उस फ्रिक्शन फोर्स को न्यूट्रल कर दे. ठीक है,
अगर ऐसा होगा तभी वो बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी। बट इफ़ यू इमेजिन, अगर आप ऐसी कल्पना करें कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लें जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, वेयर ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अब ऑब्जेक्ट वहाँ यूनिफॉर्म मोशन में है, तो जब वहाँ फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है तो उसकी जो स्पीड है, उसकी मोशन है, उसको अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, तो वहाँ पर आपको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में रखना और आप फोर्स अप्लाई करो, वो ऑटोमेटिक खुद ही मूव होता रहेगा। तो इस जगह पे आके एरिस्टोटल जो है वो फ्लॉप हो गया। अब ये आइडिया किसने दिया, इसके लिए अपन नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं द लॉज ऑफ इनर्शिया। ये एक फेमस जो साइंटिस्ट हैं गैलीलियो, आपने नाम सुना होगा कि इट वाज गैलीलियो टू फर्स्ट थिंक अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में गैलीलियो ने सबसे पहले सोचा। ही सेड दैट ऑब्जेक्ट्स, अब उन्होंने 3 बातें बोली, अब गौर से देखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट, यानी एक झुकी हुई जो, जैसे ये डायग्राम देखिए आप, ये यहाँ पर ये वाला फर्स्ट वाला केस, बॉल यहाँ टॉप पे है और वो नीचे आ रही है। आप जो डॉट है, मतलब जो सर्किल भरा हुआ है, वो आपका ओरिजिनल बॉल है और ब्लैंक जो सर्किल है वो उसकी लास्ट पोजीशन है। तो वो जो इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रही है तो वो एक्सेलरेट होगी, और ये अपन प्रैक्टिकली अपन भी फील कर सकते हैं। दूसरा है कि जब वो मूविंग अपवर्ड होगी, यानी वो ऊपर की तरफ मूव होगी, यानी सेकंड डायग्राम देखिए आप, तो वो रिटार्ड होगी, यानी उसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ कम होगी। थर्ड केस है मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एन इंटरमीडिएट सिचुएशन, जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलेगा तो इन दोनों की इंटरमीडिएट सिचुएशन होगी। अब इंटरमीडिएट सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि ना तो वो एक्सेलरेट होगी और ना ही वो रिटार्ड होगी। तो अपन फाइनली बोलेंगे ही कंक्लूडेड दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट नीदर हैव एक्सेलरेशन और नॉर हैव रिटार्डेशन। जब उसको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका मीनिंग हुआ कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इट शुड मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये जो बात होगी तो इस बात में ये समझ में आ रहा है कि जब वहाँ पर एक्सेलरेट भी नहीं हो रहा है, रिटार्ड भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ आके अरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट है वो फ्लॉप हो जाता है। अब गैलीलियो ने एक जो है डबल इंक्लाइन प्लेन का एक्सपेरिमेंट किया, उसको भी समझिए डायग्राम ए, बी और सी के थ्रू। डबल इंक्लाइन प्लेन का मतलब है कि एक तरफ भी झुका हुआ, दूसरी तरफ भी झुका हुआ, 2 तरफ से झुका हुआ है। पहला डायग्राम में देखिए आप, सेम हाइट पर इस तरह से झुका हुआ, दूसरे में उसकी हाइट थोड़ी अपन ने कम कर दी और उसको लंबा कर दिया, और तीसरे में तो एक तरफ तो वो ऊंचा है और दूसरी तरफ से बिल्कुल फ्लैट कर दिया अपन ने हॉरिजॉन्टल। अब अरिस्टोटल का एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके लिए तीनों का आप समझिए ए बी सी में। ये ए में क्या है, वो एक में लिखा हुआ है, बी वाला बी में लिखा हुआ है। देखिए पहले, a ball released from rest on one of the planes rolls down and climbs up to the other। एक जगह से आपने रिलीज किया तो दूसरी जगह पर वो ऊपर चढ़ जाएगी। अब अगर आपने इस बीच में प्लेन को स्मूथ रखा तो वो कुछ हाइट ऐसी होगी उसकी कि जो फाइनल हाइट है, यानी ब्लैंक बॉल है आपकी, वो ओरिजिनल डॉटेड बॉल के ऑलमोस्ट इक्वल पहुंच जाएगी। बट अगर वो फ्रिक्शन लेस है तो वो एग्जैक्ट इक्वल हाइट पर पहुंच जाएगी। ये गैलीलियो का जो है 2 इंक्लाइन प्लेन के एक्सपेरिमेंट का केस फर्स्ट है। अब अपन केस बी लेते हैं। बी केस में है कि इफ़ द स्लोप ऑफ सेकंड प्लेन इज डिक्रीज्ड, आप सेकंड प्लेन की स्लोप को डिक्रीज कर दें और एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करें, द बॉल विल स्टिल रीच द सेम हाइट, बॉल वापस उसी हाइट पर पहुंचेगी, बट विथ लॉन्गर पाथ ऑफ जर्नी, पर वो एक लंबे पाथ तक जाएगी क्योंकि फ्लैट कर दिया आपने एक तरफ से। अगर आपने उसकी जो हाइट को और इतना डिक्रीज कर दो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, तो स्लोप उसकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। स्लोप 0 होने का मतलब है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, जो कि केस सी में देख रहे हो आप, केस सी ये वाला डायग्राम। तो इसमें जो गैलीलियो ने बोला था वो ये बात बोली थी कि द बॉल ट्रेवल्स एन इन्फिनिटी डिस्टेंस, यानी वो अनंत तक लगातार चलती जाएगी क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब इस बात को अपन समराइज़ करें, यानी यहाँ पर 3-4 बातें आ गई कि सेम हाइट पर पहुँच रही है और फ्लैट सरफेस होती है तो इन्फिनिट तक भी जाती है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मोशन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटर्नल फोर्सेज जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी। तो ये बात यहाँ पर हो रही है कि इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज़ 0, किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने वहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस कर दी तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अ बॉडी इज़ एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड अ बॉडी इज़ इन मोशन, अगर वो मोशन में है तो कंटिन्यूज टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यही इनर्शिया है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, इसी को ही इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया का जो वर्बल मीनिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्ट बाय इनर्शिया, दैट इज द रेजिस्टेंस टू चेंज, मीन्स वो अपने में चेंज का विरोध करती हैं, वो नहीं चाहती कि मैं इधर उधर हिलू डुलूँ।
अनलेस एंड अनटिल, ये साथ में क्लॉज अटैच होता है कि अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कि बाहर से कोई आप फोर्स अप्लाई नहीं करो। यही गैलीलियो की बात थी। अब अपन बात करते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ से हम न्यूटन के लॉज स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट लॉ की पहले बात करते हैं। न्यूटन मीन्स जिन्होंने फिजिक्स या यूँ समझ लें कि पूरी विज्ञान ही बदल के रख दी थी, बहुत ही क्रांतिकारी एक वैज्ञानिक थे ये। अब इनकी बात करते हैं अपन कि न्यूटन स्टार्टिंग पॉइंट वॉज सेम एज द गैलीलियोज आइडिया, यानी न्यूटन ने अपनी स्टार्टिंग गैलीलियो के आइडिया से ही की, यानी इनर्शिया से ही की, बट ही एक्सपेंडेड गैलीलियोज आइडिया, यानी गैलीलियो के जो आइडियाज़ थे उनको उन्होंने विस्तार से बताया और फॉर्मुलेटेड हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो उन्होंने अपने लॉ जो फर्स्ट लॉ है वो मोशन का, वो उन्होंने फॉर्मुलेट किया, यानी इस तरह से उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई बात, ये इनका एक स्टेटमेंट है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled by an external force on the body to act otherwise, यानी आप कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो वो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आप कंपेल नहीं करोगे तो वो कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होगा। अब इसमें अपन बार बार बात कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये प्रीवियस चैप्टर से भी आप पढ़ते जा रहे हैं कि ये दोनों चीज़ों का मीनिंग क्या है कि वहाँ पर नेट एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, यानी वो एक्सेलरेट नहीं हो रही बॉडी। तो इसी स्टेटमेंट को न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अपन अदर वर्ड्स में यूँ भी कह सकते हैं। यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट देखिए कि इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी वो एक्सेलरेट नहीं होगी, इज जीरो, इट मीन्स एक तरह से क्या करें अपन कि एक्सेलरेशन जीरो है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो and acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body। और जब बॉडी के ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, यानी बॉडी जो है वो या तो एक्सेलरेट होगी या रिटार्ड होगी। अब इसको और क्लियरली समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये टेबल देखिए, टेबल के ऊपर ये बुक पड़ी है। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये देखिए आप बुक टेबल के ऊपर दिख रही है। अब ये बुक अपनी पोजीशन में है, रेस्ट में है, तो अब इसके ऊपर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, वो कैसे होगा लागू, उसको देखते हैं कि बुक के ऊपर ये डॉट मैंने इमेजिन किया है। ये डॉट देखिए आप, ये समझिए बुक के ऊपर है, ये मैंने थोड़ा साइड में बनाया आपको क्लियरली दिखे उसके लिए। अब इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है नीचे की तरफ, ये Fg यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और एक R ऊपर लग रहा है फोर्स ऑफ रिएक्शन। दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी इस बुक के ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो जीरो है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी जो है रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो कोई मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन करेगी। तो ये रेस्ट का केस है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। इट मीन्स ये बुक की जो नेचर है उसी को अपन बोलेंगे इनर्शिया। थैंक यू सो मच। ये इस चैप्टर 5 का फर्स्ट वीडियो था। आगे के वीडियो लेके आई विल बी कम बैक विद यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।